नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए न्यूज रूम से, उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए। पर सबसे पहले बड़ी खबर की बात करते हैं। अब सिमी आतंकियों को उम्र कैद की सजा की बात कही जा रही है। 4 सिमी आतंकियों को सजा मिलेगी। 4 आतंकी अब बरी हुए हैं। 2 आतंकियों को उम्र कैद की सजा और 2 आतंकियों को 10-10 साल की सजा हुई है। 15 आरोपी मामले में थे। 7 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। सेंधवा में एटीएस की टीम ने इनको पकड़ा था और आतंकियों को 2 सिमी आतंकियों को उम्र कैद, 4 बरी हुए हैं। भोपाल जिला कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। सिमी आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 4 सिमी आतंकियों को बड़ी सजा सुनाई गई है। बता दें 4 आतंकी बरी हुए हैं। 2 आतंकियों को उम्र कैद की सजा, 2 आतंकियों को 10-10 साल की सजा हुई है। 15 आरोपी थे मामले में और 7 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सिमी आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 4 सिमी आतंकियों को सजा मिली है। बता दें 4 आरोपी बरी हुए हैं। 2 आतंकियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 10-10 साल की सजा 2 को सुनाई गई है। 15 आरोपी इसमें शामिल थे। 7 आतंकियों का एनकाउंटर हुआ था। सेंधवा में एटीएस की टीम ने इनको पकड़ा था। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सिमी आतंकियों को उम्र कैद की सजा और साथ ही बरी भी किए गए हैं 4। जी बिल्कुल, ये 2013 का मामला था। सेंधवा में सिमी आतंकियों और एटीएस के बीच में मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद इन्हें सेंधवा से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। करीब 15 आरोपी इस पूरे मामले में बनाए गए थे। 7 आतंकियों का भोपाल में जेल ब्रेक करने के बाद एनकाउंटर किया गया था। बाकी जो आतंकी थे उनकी सुनवाई लगातार एनआईए कोर्ट में विशेष अदालत में जो है वो लगातार चल रही थी। और आज इस पूरे मामले में एक बड़ा फैसला जिला कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। उस फैसले के तहत हालांकि 4 जो आतंकी है उनको बरी करने का काम किया गया, लेकिन 4 आतंकियों को कोर्ट ने सज़ा भी सुनाई। 2 आतंकी जो हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। बाकी जो 2 आतंकी थे जो कि जमानत पे थे उन्हें 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। तो कुल मिला के 4 आतंकियों को सज़ा सुनाने का काम कोर्ट के द्वारा किया गया है। 2 आतंकियों को उम्र कैद की और 2 आतंकियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई। ये मामला काफ़ी गंभीर था। हालांकि ये एक मामला नहीं है सिमी आतंकियों पर, इससे पहले कई मामले उनके खिलाफ दर्ज हैं। इससे पहले भी कई मामलों में आतंकियों को सज़ा सुनाई जा चुकी है और करीब 20 से ज़्यादा आतंकी इस समय भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। चाहे सिमी के मास्टरमाइंड सफदर नागौरी हो या अबू फैजल हो, ये तमाम आतंकी इस समय भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। हालांकि कई जो आतंकी हैं जो सबूत के अभाव में जिन्हें जमानत पर रिहा किया गया था, लेकिन वो दूसरे मामलों में अभी भी भोपाल सेंट्रल जेल में बंद है। तो कोर्ट ने एक बड़े मामले को लेकर एक अहम फैसला जो है वो आज सुनाया है, जिसमें जो आतंकी थे, हालांकि कई आतंकियों को इसमें बरी भी किया गया सबूतों के अभाव में। जी मनोज, वाकई लंबे वक्त से ये मामला अटका हुआ था और इंतजार भी था कि कब इस पर फैसला आएगा। और ये भी था कि कई सारे जिनको आरोपी माना गया था और नहीं थे, शक के आधार पर रखा गया था, उन्हें भी बरी किया गया। इसका इंतजार था। वाकई जल्दी ये फैसला हुआ, ये खुशी की बात है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यही बता रहे हैं कि सिमी के आरोपियों को बड़ी सजा हुई है। उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 4 सिमी आतंकियों को सजा मिली है। 4 आरोपी बरी हो चुके हैं। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब उस खबर की करते हैं जिसका इंतजार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के लोग और पूरे हिंदुस्तान के लोग, क्योंकि नामीबिया से लाए जा रहे हैं 8 चीते। जी हां, जिसमें 5 मादा हैं और 3 नर हैं।
इन 8 चीतों को अब ग्वालियर एयरपोर्ट लाया जाएगा। विशेष विमान से, कार्गो फ्लाइट से इन्हें लाया जा रहा है, चार्टर प्लेन से, और अब इन्हें सीधे ग्वालियर लाया जाएगा। पहले का प्रोग्राम ये था कि पहले इन्हें जयपुर लाया जाता, फिर जयपुर से फिर एक विशेष हेलीकॉप्टर से इन्हें कुनो लाया जाना था, लेकिन अब प्रोग्राम में बदलाव कर दिया गया है। अब सीधे ग्वालियर ये उतरेंगे और ग्वालियर उतरने के बाद वहां से इन्हें श्योपुर के कुनो पालपुर लाया जाएगा। प्रधानमंत्री का कल जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश को एक खास सौगात प्रधानमंत्री की तरफ से दी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, चीतों के आने पर सीएम शिवराज का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, ये कहा है मुख्यमंत्री ने। पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। एमपी अब चीता स्टेट भी होगा, सपना साकार हो रहा है, चीते आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये बड़ा बयान आया है। मैं मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं, और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनों को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी, और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहाँ चीते आएं और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहाँ रहे। अब वो सपना साकार हो रहा है, संकल्प पूरा हो रहा है। चीते आ रहे हैं नामीबिया से, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से भी आएंगे, और चीते आना एक असाधारण घटना है। मैं असाधारण इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में चीते का अस्तित्व समाप्त हो गया लगभग 1952 के आसपास, और अब दूसरे महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप से चीते लाके उनको यहां पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और शायद ये अपने आप की वाइल्ड लाइफ की इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। सागर से बड़ी खबर है, पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दिया है। अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ को पत्र भेजा। कमलनाथ के करीबी थे अरुणोदय चौबे, खुरई विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी रह चुके हैं। अरुणोदय चौबे ने पत्र में लिखा है कि मैं 30 सालों से कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहा था। पिछले दिनों मेरे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ खुरई विधानसभा में जो कुछ हुआ उससे मैं दुखी हूं। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता ने इस्तीफा दिया है। अरुणोदय चौबे ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। कमलनाथ को पत्र लिख करके अपनी पीड़ा बताई है। तो अरुणोदय चौबे कौन है? दरअसल वे कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते हैं, और ख़ास तौर पर सागर खुरई से वे आते हैं और वहाँ उनका अच्छा खासा दबदबा माना जाता है, और इसी वजह से वो लगातार यहाँ पर बीजेपी को परेशान भी करते रहे कांग्रेस में रहते हुए। अरुणोदय चौबे के इस्तीफे पर मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान आया है, और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अच्छे नेता कमलनाथ का साथ छोड़। जो भी कांग्रेस में अच्छे लोग हैं वो सब कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं, क्योंकि वर्तमान में कांग्रेस नेतृत्वहीन है, कोई विचारधारा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, और इस कारण से लगातार कांग्रेस को लोग छोड़ रहे हैं। और कांग्रेस में हम देख रहे हैं कि लगातार जो एक हताशा और निराशा का माहौल है, और इसलिए लोग कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। सर, उन पे एक एफआईआर भी दर्ज है, क्या वो बीजेपी वापस करवाएगी एफआईआर? तो बीजेपी ने कोई एफआईआर नहीं कराई। जिन लोगों ने एफआईआर कराई थी वो अपने बयान देंगे, उस आधार पे जो भी पुलिस या न्यायालय निर्णय करेगा वो करेगा। जबलपुर से बड़ी खबर है, बिशप पीसी सिंह को अदालत में पेश किया गया। ईओडब्ल्यू ने आरोपी बिशप को अदालत में पेश किया था। आज खत्म हो रही है बिशप की रिमांड। ईओडब्ल्यू को 4 दिनों की रिमांड मिली थी।
इस वक्त की बड़ी खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं के पूर्व मॉडरेटर बिशप पीसी सिंह पर अब ईडी ने भी शिकंजा कस लिया है। फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक एफआईआर ईडी द्वारा दर्ज की गई है, जिससे कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग की आशंका पर मोहर लगती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है तो ईडी अब हवाला का भी एक मामला बिशप पीसी सिंह पर दर्ज करने जा रही है। गौरतलब है कि 8 सितंबर को इसी बंगले पर ईडी ने ईओडब्ल्यू ने दबिश दी थी और तमाम मामले का खुलासा किया था। जो शिकायत थी वो यही कहती थी कि तकरीबन 2004 से लेकर 2012 के बीच 2 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि धार्मिक संस्थाओं को दी गई, जिसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल शायद धर्मांतरण में हुआ होगा। इसके बाद जो लगातार एकाएक कर खुलासे हो रहे हैं, उसने चौंकाने वाले तथ्य सामने लाए। 174 बैंक खाते, 2 करोड़ से अधिक की एफडीआं और सैर सपाटा एक प्राइवेट जेट पर, ये तमाम जो मसले थे वो कहीं ना कहीं नजरों में थे ईओडब्ल्यू के। इस बीच ईओडब्ल्यू ने अब दखल दी है और एक मुकदमा बिशप पीसी सिंह पर दर्ज किया है। देखना होगा कि आखिर इस जांच का दायरा कहां तक जाता है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। और चलिए बढ़ते हैं आगे और रीवा से कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर सांप के काटने से, सर्पदंश से एक महिला की मौत हो गई, लेकिन इस महिला की मौत होने के बाद उसे जिंदा करने का खेल या तमाशा कहें वो चलता रहा। तांत्रिक ये दावा करता रहा कि उस महिला को जिंदा कर देगा और इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हो गए। बहुत देर तक ऐसे ही खेल चलता रहा। महिला की सांप काटने से मौत हुई तो सड़क खराब होने पर समय पर एम्बुलेंस गांव पहुंच नहीं पाई। फिर गांव वालों ने शव को रखकर विरोध प्रदर्शन भी किया। यहाँ जो है तो जब तक कोई प्रशासनिक कर्मचारी नहीं आता है, चाहे महीनों मिट्टी रखती हटाएं। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। तो मौसम का हाल क्या है? मौसम का हाल यह है कि लगातार बारिश एक बार फिर से शुरू हो गई है। चाहे वो भोपाल की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है। उज्जैन में तो क्षिप्रा नदी उफान पर चल रही है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है वहां के लिए भी येलो अलर्ट, ग्वालियर सागर संभागों समेत 4 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। भिंड, देवास, सीहोर, बैतूल जिले में भारी बारिश हो सकती है। लगातार 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना यहां पर बन रही है। तो एमपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर लगातार जारी है। शाजापुर की अगर बात करें तो यहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से कई नदी नाले जो हैं वो ओवरफ्लो हो गए हैं और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश का येलो अलर्ट दरअसल घोषित किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है, यानी बारिश का दौर अभी भी जारी रहने का अनुमान है। यहाँ लोग शॉर्टकट के चलते उफनते नदी नालों में बेपरवाही से इसे पार कर रहे हैं और कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। ये तस्वीरें इस बात को इंगित कर रही हैं कि कैसे लोग शॉर्टकट या जल्दबाजी के चक्कर में अपनी जान को दांव पर लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। तिलावत मैना का ये मामला है जहां पर गांव में नदी नाले ओवरफ्लो। बैतूल की बात करते हैं। यहां की मोरंड नदी में कैसे 6 लोगों की जान उफनती लहरों के बीच फंस गई और फिर कैसे ग्रामीण उनके लिए बन गए फरिश्ते और बचा ली उनकी जान। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लहरों में फंसी जिंदगी, गांव वाले बने फरिश्ता। मोरंड नदी की धार में फंसे थे बच्चे, बीच धार में पहुंची राहत की रस्सी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा पर बसे बैतूल की पहचान पहाड़ी नदी नाले और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से होती है, क्योंकि ये सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ जिला है। यहाँ हल्की बारिश भी नदी नालों में उफान ले आती है और जब मौसम मानसून का होता है तब हालात कुछ इस कदर मुश्किल हो जाते हैं कि बच्चों का स्कूल जाना भी मुश्किल हो जाता है। गुरुवार के दिन भी 6 स्कूली छात्र स्कूल से लौट रहे थे और मोरंड नदी की तेज धार में सभी फंसकर बह गए।
गनीमत ये रही कि सभी छात्र बहने के बाद खुद को बचाते हुए एक बड़े से चट्टान पर जा चढ़े। कई घंटों तक नदी की तेज धार से निकलने की जुगत छात्र करते रहे, लेकिन कोई रास्ता जब नहीं मिला तब वो मदद के लिए आवाज लगाने लगे। नदी किनारे मौजूद गांव वालों को जब बच्चों के नदी में फंसे होने की जानकारी मिली तो वो मौके पर पहुंचे और नदी की तेज धार में रस्सी की मदद से बच्चों तक पहुंचे और सभी को एक एक कर बाहर निकाल लाए। बच्चों को बचाने के दौरान गांव के 2 युवक घायल भी हो गए। हरदू गांव के लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में आए दिन बच्चे नदी की तेज धार में फंस जाया करते हैं, क्योंकि ज्यादातर हरदू गांव के बच्चे नदी पार कर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने जाया करते हैं। हरदू सहित चोचोली प्रखंड के लोगों का कहना है कि अगर नदी पर पुलिया का निर्माण हो जाए तो इन मुश्किलों से उनको छुटकारा मिल जाएगा। ऋषु नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। और चलिए बढ़ते हैं आगे और खबर अब भोपाल से है, जहां पर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है, यहां पर पुलियों ने मानवता का परिचय दिया और दर्द से करा रही एक महिला का प्रसव कराया। यहाँ पर कुछ महिलाएं जो स्टेशन पर मौजूद थीं, उन्हीं की मदद से महिला का प्रसव कराया गया और अपना फर्ज निभाया। दरअसल ये महिला एम्बुलेंस के लिए आधे घंटे से परेशान हो रही थी, इंतजार कर रही थी, दर्द से भी परेशान थी और ऐसे में स्टेशन पर मौजूद कुछ महिलाओं की मदद से कुलियों ने इस महिला का प्रसव कराया। बाद में महिला और उसके बच्चे को जेपी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। महिला गुरुवार की शाम जीटी एक्सप्रेस से धौलपुर जा रही थी। इसी दौरान उसे प्रसव पीड़ा हुई। और आइए इस वक्त सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। विकलांगता को लोग अभिशाप मानते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको दिव्यांग शब्द कह करके और उनके लिए हर प्रकार से कैसे हम खड़े हो सकते, ये प्रयास भी इस पखवाड़े में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे जनप्रतिनिधि बड़े पैमाने पर भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। एक बड़ा अभियान इस पखवाड़े के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने लिया है। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का आह्वान है कि टीबी मुक्त भारत बनाना है। ट्यूबरक्लोसिस से, इस बीमारी से भारत के अंदर कई हमारे भाई और बंधु जो इससे प्रभावित हैं, उनके बारे में एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि ऐसे 5-5 लोगों को आइडेंटिफाई करके जब तक वो इस बीमारी से मुक्त नहीं हो जाते तब तक उन्हें हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं बिना डिस्क्लोज किए। वो सोशल मीडिया पर या मीडिया के अंदर के मैंने 5 लोगों को गोद लिया है, ऐसा नहीं होगा। लेकिन आंतरिक तौर पर उन 5 मित्रों को जो ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित हमारे भाई और बहन हैं, उनको हम कैसे उस बीमारी से मुक्ति दिलाने में उनको जिन बातों की जरूरत है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।